अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंशाल्लाह अपनी कम्युनिकेशन सिस्टम्स के थर्ड लैब इस मोड के थ्रू करेंगे और आप लोगों ने इस वीडियो को देखते हुए साथ साथ सिमुलिंक की परफॉर्मेंस भी करनी है या जहाँ पे भी आपको कुछ हैंड रिटन काम करने की इंस्ट्रक्शन है आपने उसको भी फुलफिल करना है ताकि आप टाइमली सबमिशन करा सकें। अच्छा जी, इस लैब में हम दो चीज़ों के बारे में मेनली पढ़ेंगे और उसको परफॉर्म करेंगे और आप लोगों ने इन कॉन्सेप्ट्स को ऑलरेडी सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में और प्रॉब्ली मैथ्स में भी एक दो जगह पे देखा होगा। ठीक है, उनमें से एक कॉन्सेप्ट है फोरियर सीरीज़ का और जो दूसरी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे या जिसके बारे में काम करेंगे दैट इज़ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। ठीक है, अच्छा चूँकि दो हमारे आज के मेनली ट्यूटोरियल्स हैं या टास्क्स हैं और ईच टास्क इज़ रिलेटेड टू वन ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स, तो हम एक-एक करके इनको पहले देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा फोरियर सीरीज़ क्या होती है? एक तो ये जो वर्ड है फोरियर का, यू नो दैट ये जो वर्ड है ये बेसिकली हमें अलाउ करता है कि हम सिग्नल्स को, अगर हमारे पास उनकी टाइम इंफॉर्मेशन है तो हम उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन निकाल सकें और अगर हमारे पास उस फ्रीक्वेंसी कंटेंट्स हैं लाइक वी नो कि उस सिग्नल में कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मौजूद है, हम देखना चाह रहे हैं कि वो टाइम डोमेन में सिग्नल कैसा लगता है, तो हम फोरियर सीरीज़ अप्लाई करके या फोरियर टेक्निक अप्लाई करके, फोरियर सीरीज़ तो नहीं बिकॉज फोरियर सीरीज़ तो एक खास चीज़ का नाम है, फोरियर की टेक्निक अप्लाई करके टाइम से फ्रीक्वेंसी में भी जाया जा सकता है और फ्रीक्वेंसी से टाइम में भी आया जा सकता है। ठीक है, तो फोरियर जो टेक्निक है वो हमें ये अलाउ करती है कि हम ये एग्जीक्यूट कर सकें। अब फोरियर सीरीज़ क्या चीज़ है? फोरियर सीरीज़ बेसिकली हमारे पास जो पीरियोडिक टाइम डोमेन के सिग्नल्स हैं, ठीक है, यानी कि जब टाइम डोमेन के से हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाना है और उसमें एक ख़ास कंडीशन ये हो कि सिग्नल पीरियोडिक भी हो, तब उसके ऊपर जो फोरियर टेक्निक अप्लाई होती है दैट इज़ कॉल्ड फोरियर सीरीज़। ठीक है, अब हम लोगों ने एक पीरियोडिक सिग्नल के ऊपर जो फोरियर टेक्निक लगानी है वही कॉल्ड फोरियर सीरीज़ और उसको फिर हम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करते हैं या हम ये पता लगाते हैं कि एक पीरियोडिक सिग्नल में क्या फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं। अच्छा जी, तो एक तो हम लोगों ने ये करना है कि आज हम ये आप लोग बेसिकली एक पीरियोडिक सिग्नल लेकर उसके ऊपर फोरियर सीरीज़ अप्लाई करोगी और उसके नतीजे में जो निकलने वाला एक्सप्रेशन है उसको हम सिमुलिंक में इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, फोरियर सीरीज़ जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें एक्सप्रेशन बेसिकली क्या मिलता है? किसी भी पीरियोडिक सिग्नल लेट्स सपोज़ के हमने उसका नाम एफ ऑफ टी रखा है। ठीक है, उसके बाद हम जब फोरियर सीरीज़ अप्लाई करते हैं तो बेसिकली हमें उसमें 3 चीज़ें हम इवैल्यूएट करते हैं अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़ की बात करें। एक उसका डीसी कंपोनेंट होता है जिसको हम ए नॉट से रिप्रेज़ेंट करते हैं। आप लोगों ने हो सकता है किसी कोई और डिनोटेशन यूज़ की हो। जनरली अगर सिग्नल में कोई डीसी कंपोनेंट है, मसलन अगर हमारे पास इस तरह का सिग्नल है ना, जैसे कि एक सिंपल साइन वेव, तो इसमें दिस इज़ अनबायस्ड, ठीक है? इसका जो डीसी कंपोनेंट है दैट इज़ 0, ठीक है? लेकिन अगर हमारे पास वेव फॉर्म कुछ इस तरह की है, तो हमें पता चल रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ डीसी वैल्यू है जो कि तकरीबन लगभग यहाँ पे करके कहीं होगी, ठीक है? तो ये उस डीसी कंपोनेंट की या वैल्यू की बात हो रही है, जो किसी भी पीरियोडिक सिग्नल में एग्ज़िस्ट कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नेगेटिव वैल्यू सिरे से ही नहीं है या बहुत कम वैल्यू है, तो उस केस में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डीसी कंपोनेंट हमें कुछ ना कुछ पॉज़िटिव मिलेगा। ओके, तो फोरियर सीरीज़ बेसिकली हमें एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाल के देता है किसी भी टाइम डोमेन सिग्नल का जिसकी हमारे पास ऑलरेडी वेव फॉर्म होती है, ठीक है? आप लोगों ने स्क्वायर वेव या ट्रायंगुलर वेव के ऊपर फोरियर सीरीज़ अप्लाई की होगी। उसके बाद आपको सिर्फ वेव फॉर्म की वन होती है। आप जानना ये चाहते हो कि मैथमेटिकली अगर आप उस सिग्नल को लिखना चाहो तो आप कैसे लिख सकते हो। तो जो फ़ॉर्मूलाज़ आप अप्लाई करते हो उसमें एक आप डीसी कंपोनेंट कंप्यूट सा करते हो। उसके अलावा हम करने की कोशिश करते हैं कि उसमें कोसाइन कंपोनेंट्स कितने हैं और कौन-कौन सी फ्रीक्वेंसी के साथ अवेलेबल हैं।
जो भी साइन कंपोनेंट्स अवेलेबल मतलब जो उनकी फ्रीक्वेंसी अवेलेबल होगी वो डिपेंड इस चीज़ पे करेगी कि इस एफ ऑफ टी की अपनी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है। उसके अलावा हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे रिजल्टेंट सिग्नल में साइन कंपोनेंट्स कितने हैं, ठीक है। अगेन साइन कंपोनेंट की जो फ्रीक्वेंसी होगी या बिकॉज देयर माइट बी मोर देन वन साइन वेव्स, तो उनकी जितनी जितने भी सिग्नल्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करेगी इस चीज़ के ऊपर कि इस एफ ऑफ टी में जिसका हम ये एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं उसकी अपनी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है। अच्छा, कोसाइन और साइन आपने भी शायद पढ़ा होगा कि डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि सिग्नल इवन है या ऑड है उस लिहाज से इसमें साइन या कोसाइन कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड डिसाइड होता है, ठीक है। ओके, तो एक तो बेसिकली एफ ऑफ टी के ऊपर फोरियर सीरीज लगाने का मतलब ये है कि हम अगर हमें एक वेव फॉर्म गिवन है, मसलन स्क्वायर वेव फॉर्म गिवन है हमें, या फिर हमें कोई ट्रायंगुलर वेव फॉर्म गिवन है, ठीक है, या उसके अलावा अगर हमें कोई इस तरह की वेव फॉर्म गिवन है जो कि फॉर अ गिवन टाइम पीरियड पीरियोडिक है, ठीक है। मसलन एक एक्सपोनेंशियल वेव फॉर्म है लेकिन हमें नज़र आ रहा है कि लेट्स सपोज कि ये इस पाई सेकंड्स के लिए पीरियोडिक एप्टीट्यूड शो कर रही है, तो हमें इनकी डायग्राम्स गिवन होती हैं, इनके अपैरेंट शेप गिवन होती है, टाइम के साथ इनका जो चेंज ऑफ एप्टीट्यूड है वो गिवन होता है। हम फोरियर सीरीज़ लगा के ये जो मैंने आपको बताया ये ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़ के स्टेप्स हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़ के फार्मूलाज अप्लाई करके हम उसको एफ ऑफ टी के एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने मैथ्स के कुछ सब्जेक्ट्स में और उसके अलावा सिग्नल सिस्टम्स में ज़रूर इसे कंप्यूट करना सीखा होगा, ठीक हो गया। और बेसिकली हर पीरियोडिक सिग्नल को हम ए नॉट कॉस और साइन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिर्फ ऐसा होता चाहता है कि जैसे जैसे सिग्नल्स की अपैरेंट शेप बदलती जाए, ठीक है, उसमें जैसे कॉस का एम्पलीट्यूड जनरली हम ए एन लिखते हैं, एन का मतलब होता है एन कंपोनेंट, और साइन का एम्पलीट्यूड भी बी एन के नाम से लिखा जाता है। बी एन मीन्स nth कंपोनेंट, nth साइन कंपोनेंट, ठीक है। तो बेसिकली ए नॉट ए एन और बी एन के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस जब इकट्ठे होते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट एक पीरियोडिक सिग्नल बनता है, ठीक है। हम इन कंपोनेंट्स को चेंज कर दें, एस को और बीस को, तो उनकी वैल्यूज चेंज कर दें तो हमारे पास रिजल्टेंट फोरियर सीरीज या सॉरी रिजल्टेंट जो हमारे पास पीरियोडिक सिग्नल है उसकी शक्ल सूरत बदल जाती है, ठीक हो गया। अच्छा, ये आपकी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था फोरियर सीरीज़ का, या ये सॉर्ट ऑफ रिवीजन थी। और इसका थोड़ा सा जो टेक्स्ट है वो सेक्शन 3.1 में आपको मिलेगा, वहाँ पे ए नॉट ए एन और बी एन को निकालने के फॉर्मूलाज भी अवेलेबल हैं। अच्छा, अब फोरियर सीरीज़ के लिए मतलब ये जो भी चीज़ें हम लोगों ने अभी पढ़ी हैं या देखी हैं वो बिकॉज यू ऑलरेडी नो अबाउट देम एंड दिस वाज सॉर्ट ऑफ रिवीजन, तो इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे, लेकिन कोई आपका सवाल हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब हम 3.2 को देखते हैं जहाँ पे हमने इसका मैं साइज थोड़ा इंक्रीज कर देती हूँ। अच्छा जी, अभी हम लोगों ने देखना है कि सेक्शन 3.2 में जहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन का जिक्र है या फ्रीक्वेंसी ट्रांसफर फंक्शन का जिक्र है वो क्या चीज़ है। अच्छा, आप लोगों ने अगेन सिग्नल सिस्टम से पढ़ा होगा कि हमारे पास कुछ स्पेशल सिग्नल्स होते हैं। एक तो साइनसॉइडल सिग्नल्स जैसे कि कॉस या फिर साइन, ठीक है, या फिर कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई रेज़्ड टू पावर जे ओमेगा टी, ठीक है। ये साइनसॉइडल सिग्नल की एग्जांपल्स हैं, ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल ऐसे लिखा जाता है। ये जो तीनों सिग्नल्स हैं उसके अलावा भी एक दो सिग्नल्स हैं लेकिन अभी हम इनकी बात करेंगे। दीज सिग्नल्स आर कॉल्ड एज आइगन फंक्शंस फॉर एलटीआई सिस्टम, ठीक है। आइगन फंक्शंस का मतलब ये है, आप लोगों ने परहैप्स ये टर्म सुनी होगी, कि जब किसी एलटीआई
सिस्टम को जो कि लीनियर और टाइम इनवेरिएंट हो, हम इन तीनों में से कोई सिग्नल इनपुट पे देते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़े से डिफरेंट कलर के साथ शो कर देती हूँ। एक्सपोनेंशियल सिग्नल या फिर कॉस सिग्नल या फिर साइन सिग्नल, इनमें से कोई भी सिग्नल अगर एक एलटीआई सिस्टम की इनपुट पे दिया जाए तो एग्जैक्टली उसी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आउटपुट पे अपीयर होता है, ठीक है। तो अगर हम ये कहते हैं कि हम इनपुट पे ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा टी दे रहे हैं, तो इसके आउटपुट पे भी ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा टी अपीयर होगा, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है या इसके चांसेस 100% है कि इसका अगर इनपुट पे एम्पलीट्यूड लेट्स सपोज के x1 था, तो आउटपुट पे इसका एम्पलीट्यूड चेंज होके y1 हो चुका हो, ठीक है। और अगर हम लोगों ने इसको इनपुट पे लेट्स सपोज के किसी फेज़ मतलब ओमेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी है, ओके, ओमेगा टी प्लस x2, ठीक है, ये उसका फेज़ है। अगर हम लोगों ने जो सिग्नल इनपुट पे दिया था, अगर इसका सपोजिटली फेज़ x2 था, तो ये हो सकता है कि ये आउटपुट पे एक डिफरेंट फेज़ y2 के साथ अपीयर हो, ठीक है। तो इसलिए जो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें समझने वाली चीज़ है वो ये है कि हम जब भी कोई आइगन फंक्शन इनपुट पे देते हैं, एलटीआई सिस्टम के इनपुट पे देते हैं, तो हमेशा सिमिलर फ्रीक्वेंसी के साथ, सेम बल्कि नॉट सिमिलर, सेम फ्रीक्वेंसी के साथ आउटपुट पे अपीयर होते हैं, ठीक है। सिर्फ उनका एम्पलीट्यूड और उनका फेज़ चेंज हो जाता है। अब ये एम्पलीट्यूड चेंज कैसे होता है? मसलन अगर मैं ओमेगा 1 दूँ तो तब उस वक़्त मुझे क्या एम्पलीट्यूड और फेज़ मिलेगा? अगर मैं ओमेगा 2 इनपुट पे दूँ, तब मुझे क्या एम्पलीट्यूड और फेज़ मिलेगा? ये डिपेंड करता है इस एलटीआई सिस्टम के ऊपर, ठीक है। और एलटीआई सिस्टम की वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो ये चीज़ डिसाइड करती है कि किस इनपुट फ्रीक्वेंसी पे क्या आउटपुट एम्पलीट्यूड और आउटपुट फेज़ अपीयर होंगे, उस कैरेक्टरिस्टिक को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ट्रांसफ़र फंक्शन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ट्रांसफ़र फंक्शन आप लोगों ने परहैप्स देखा हो या सुना हो कि बेसिकली ये जो हमारे पास इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, अगर हम उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म लें तो हमें फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मिलता है, जिसको यूजुअली ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। तो ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा को जनरली हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, तो होता यूँ है कि जिस भी इनपुट फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, अच्छा, ये जो ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा, ये तो उसकी खैर रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन इसमें कोई ना कोई लेट्स सपोज के न्यूमरेटर में कोई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अवेलेबल होंगे। ए मैं एक कांस्टेंट के तौर पे कहती हूँ, और ये भी हो सकता है कि इसके डिनोमिनेटर में भी कोई इस किस्म का उसका डिनोमिनेटर हो। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स फ्रीक्वेंसी का वेरिएबल मौजूद होता है। तो इनपुट पे हम जो भी फ्रीक्वेंसी देते हैं, वो फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे प्लग इन करके फिर इसका बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यू कंप्यूट करते हैं, और उस न्यूमेरिकल वैल्यू से फिर उसका एम्पलीट्यूड और फेज़ डिटरमिन किया जाता है, ठीक है। और वो एम्पलीट्यूड और फेज़ फिर हमारे आउटपुट के एम्पलीट्यूड और फेज़ को अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो बेसिकली जो भी इनपुट की फ्रीक्वेंसी है, उसको हम प्लग इन करते हैं अपने ट्रांसफर फंक्शन के एक्सप्रेशन में, और उसके बाद हमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो भी एम्पलीट्यूड और फेज़ है, वो डिटरमिन करता है आउटपुट का एम्पलीट्यूड और फेज़, ठीक हो गया। और ये जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, उसको फिर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं। या तो हम रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट में एक्सप्रेस करें, एक जो कि ये तरीका है, या फिर उसकी रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, जो कि हमारे पास ये तरीका है, ठीक है। तो अगर हम रेक्टेंगुलर पोलर रिप्रेजेंटेशन को देखें, तो जे ओमेगा नॉट का मतलब होगा कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, ये एक जेनेरिक फार्मूला है। जब मैं किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की बात करूँगी तो वहाँ पर मैं ओमेगा नॉट लिखूँगी, ठीक है। ये वाला जनरल फार्मूला है किसी भी एलटीआई सिस्टम का। जनरल से मुराद है कि मैंने एग्जांपल लिखी है, ऑफ कोर्स जनरल फार्मूला भी कुछ भी हो सकता है।
तो जब ओमेगा नॉट को पुट करके मेरे पास जो भी इसका आंसर आएगा, आई विल कॉल इट एम्पलीट्यूड, ठीक है। और उसी में जब मैं चूँकि मैं इसको आर एंगल थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रही हूँ, ठीक है, तो या तो आई कैन राइट थीटा स्ट्रेट अवे या फिर उसको टैन इनवर्स ऑफ सम वैल्यू लिखूंगी मैं, एंड दैट विल बी लाइक फेज ऑफ ई रेज़ टू पावर जे, ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा। अच्छा, आप एक तो ये तरीका भी है लिखने का। अच्छा, आपके मैनुअल में ट्रांसफर फंक्शन को ओमेगा लिखा हुआ है, तो दैट इज बोथ ऑफ देम कैन बी यूज्ड जनरली। ये प्रेफरेबल तरीका है बिकॉज ये एच ओमेगा हम जनरली यूज़ करते हैं कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स के लिए। तो बिकॉज अभी इस वक्त हम कम्युनिकेशन सिस्टम में कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स की बात कर रहे हैं, तो यू कैन स्टिक विद दिस नोटेशन इंस्टेड ऑफ दिस वन, ठीक है। अच्छा जी, ओके। यहाँ पे हमारी जो है ना वो थोड़ी सी हम अपने मतलब लेक्चर को थोड़ा सा ब्रेक लगा सकते हैं, और हम अब कर ये सकते हैं कि वी कैन जंप टू ट्यूटोरियल्स, ठीक है। और उसके बाद फिर अगर बीच में ज़रूरत पड़ी तो हम फिर दोबारा से डिस्कशन की तरफ आएंगे, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम करने ये लगे हैं कि इसको मैं थोड़ा सा इसका साइज़ रिड्यूस कर देती हूँ ताकि आपको मैटलैब थोड़ी स्क्रीन पे ज़्यादा नज़र आए, ठीक है। अच्छा जी, सिमुलिंक हम लोगों ने खोलनी है और उसमें ब्लैंक मॉडल हम लोगों ने इस तरह से खोल दिया, ठीक है। अच्छा, जो ट्यूटोरियल 1 है उसमें बेसिकली अगर आप उसको देखो, अगर आपके सामने खुला हुआ हो, तो एक पीरियोडिक सिग्नल गिवन है, ठीक है। उस पीरियोडिक सिग्नल में जो वेव फॉर्म हमारे पास है दैट इज समथिंग लाइक दिस, और उसका जो एम्पलीट्यूड है वो 1 है, ठीक है। और ये सिग्नल ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा, ठीक हो गया। अच्छा, और उसके बाद अगर आप नीचे इक्वेशन 3.6 देखो अगर, तो उन इक्वेशंस में ए नॉट, ए एन और बी एन जो कि साइन और कोसाइन कोफिशेंट्स के या साइन और कोसाइन कंपोनेंट्स के बेसिकली मल्टीप्लाई कोफिशेंट्स हैं, उन उनको इवैल्यूएट किया गया है ताकि वी कैन फाइंड आउट कि एफ ऑफ टी जो कि बेसिकली ये डायग्राम हमारे पास जिसके अवेलेबल है या उसकी एम्पलीट्यूड वेरिएशंस हमारे पास अवेलेबल हैं, उसको अगर हम लोगों ने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू एक्सप्रेस करना तो हम कैसे कर सकते हैं। तो इक्वेशन 3.6 अगर आप देखो तो वहाँ पे कंप्यूटेशन है इन सारे के सारे कोफिशिएंट्स की, और इवेंचुअली क्वेश्चन 3.8 में इस एफ ऑफ टी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन गिवन है। अच्छा, अब हम लोगों ने बेसिकली अगर उस एक्सप्रेशन को अगर आप देखो तो उसमें इन्फिनिट साइन कंपोनेंट इस्तेमाल हो रहे हैं, कोई साइन कंपोनेंट इस वाले सिग्नल में कोई भी नहीं है। अब उन इन्फिनिट साइन कंपोनेंट्स को हम सिमुलिंक में प्लॉट करना चाह रहे हैं, और हम ये देखना चाहते हैं कि हमें आउटपुट पे क्या वाकई एफ ऑफ टी मिलता है कि नहीं। क्योंकि हम इन्फिनिट कंपोनेंट्स से प्लॉट नहीं कर सकते, सो विल go for like few or finite components and then we'll see कि what effect does it make on f of t या on resultant signal। तो अच्छा, ओके, ये हम थोड़ा पाथ कॉपी कर लेते हैं ताकि ये हमें एक्सेस करने में आसानी हो। और इसमें से हम लोगों ने ओके, अच्छा, अब आप लोगों ने करना यूँ है कि उस एक्सप्रेशन को देखते हुए इक्वेशंस आप लोगों को इम्प्लीमेंट करनी आती हैं, ठीक है। तो उस एक्सप्रेशन को देखते हुए जो कि 3.8 में है, इक्वेशन 3.8, इक्वेशन 3.8 को देखते हुए आप लोगों ने फिगर 3.2 डेवलप करनी है, जिसका थोड़ा सा इस वक्त आपके सामने एक उसकी एक रिप्रेजेंटेशन है कि वो कुछ लगभग इस तरह से आपके पास बनेगी। अच्छा, अगर आपको नज़र आए तो सबसे पहले उस इक्वेशन में 1.1/2 है जिसको हम लोगों ने एक कांस्टेंट के थ्रू यहाँ पर ऐड किया है, और उसके बाद अगर आप देखो तो साइन के जितने भी कंपोनेंट्स हैं
वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो उनको मैंने कैसे कैटर फॉर किया है, मसलन जो सबसे पहला जो साइन कंपोनेंट है उसका एम्पलीट्यूड -2/π है, ठीक है? और उसकी फ्रीक्वेंसी मैंने 1 रेडियंस पर सेकंड लिखी है। 1 रेडियंस पर सेकंड कैसे लिखी है कि अगर आप इसको देखो तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 2π है। हम 0 से लेकर 2π तक भी जा सकते हैं या -π से π भी देख सकते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी या सॉरी इसका टाइम पीरियड जो है वो 2π है। ठीक है? तो अगर हम इसका f कंप्यूट करेंगे जो कि लीनियर फ्रीक्वेंसी है, तो दैट वुड बी 1/2π। और अगर हम ओमेगा फाइंड आउट करना चाहें तो ओमेगा इज़ 2πf, तो हमारे पास ओमेगा 1 रेडियंस पर सेकंड जो है वो इवैल्यूएट होके हमारे पास मिलेगा, ठीक है? तो हमारे पास ओमेगा यहाँ पर आ गया 1 रेडियंस पर सेकंड। सैंपल टाइम मैंने ये लिखा हुआ है, लेकिन आपको प्रॉब्ली कुछ और इंस्ट्रक्शन है मैनुअल में। यू कैन चूज़ अ रीज़नेबल सैंपल टाइम टू सेट द पैरामीटर्स, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो दूसरी साइन वेव है, अगर मैं आपको ये इसके पैरामीटर्स दिखाऊँ, तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो -2 इंटू पाई मल्टीप्लाई बाय 1/3। अच्छा, ब्रैकेट्स का इस्तेमाल ज़रूर आप लोगों ने करना है ताकि कुछ अनएक्सपेक्टेड एरर्स आप लोगों को ना मिलें। अ, आप एम्पलीट्यूड वेरीफाई भी कर सकते हो कि वो कुछ इसी तरह का हमें मिलेगा। इंस्टेड ऑफ कि हम मल्टीप्लायर्स लगाएं या गेन्स लगाएं, तो इट्स बेटर कि हम एम्पलीट्यूड यहाँ पे सेटल कर सकें जब हमारे पास ऑप्शन भी है। फ्रीक्वेंसी इसकी 3 रेडियंस पर सेकंड है। अच्छा, सैंपल टाइम फिर आप लोगों ने जो पहले साइन वेव लॉ का करना है, वो भी हर एक का होना चाहिए। ठीक हो गया? तो इसी तरह से अगर मैं आपको लेट्स सपोज़ कि अब ये खोल के दिखाऊँ तो अम, यहाँ पर भी एम्पलीट्यूड -2/π और ये जो भी कंपोनेंट है इसका एम्पलीट्यूड 1/13 लिखा गया है और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 13 रेडियंस पर सेकंड है। तो इसी तरह से ऑड नंबर्स के साथ इनके एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सारों की सेटल्ड है। और उसके अलावा यहाँ पे ये हमें एडर्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन बेसिकली इनके अंदर जो सिग्नल साइन वेव का जा रहा है वो नेगेटिव एम्पलीट्यूड के साथ जा रहा है, ठीक है? अच्छा जी, अब मैं अगर आपको ये दिखाऊँ स्कोप, तो मैंने उसको 3 बेसिकली उसके पोर्ट्स भी 3 लगाए हुए हैं, क्योंकि मैं देखना ये चाह रही हूँ कि अगर मैं सिर्फ़ 3 कंपोनेंट्स ऐड करूँ तो मुझे आउटपुट कैसे मिलती है। लेट्स सपोज़ अगर मैं 7 कर लूँ तो आउटपुट कैसे मिलती है, और अगर थोड़े से ज़्यादा कर लूँ तो कैसी आउटपुट मुझे मिलेंगे, एंड सो ऑन, ठीक है? तो एक तो पार्शियली सम करके और मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में ऐड करती जा रही हूँ साइन के, और फिर उनका रिज़ल्ट मुझे नज़र आता जाएगा। और दूसरी बात ये है कि उन सब का सम मैं फिर अलग-अलग देखना चाह रही हूँ, तो मैंने लेआउट इसको इस तरह से सेटल किया इसका। अच्छा, इसको हम करेंगे प्ले, और यहाँ पर मेरे पास आएगी ये साइन वेव। मुझे आइडिया नहीं है कि ओके, हम इसको थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए रन कर लेते हैं ताकि हमारे पास ज़्यादा साइकिल्स अपीयर हो जाएँ। ओके। अच्छा, आप लोगों ने ये एक इस तरह की कुछ टास्क या ट्यूटोरियल पिछली लैब्स में इम्प्लीमेंट किया था, जहाँ पे आपने 3 साइन वेव्स को ऐड किया था। तो बेसिकली वो इसी की थोड़ी-सी प्रैक्टिस थी कि आपको नज़र ये आ रहा था कि जैसे मतलब कंपोनेंट्स ऐड करके थोड़ी-सी स्क्वेयरिश शेप हम लोगों ने दी थी। तो यहाँ पे आपको पता ये लग रहा है कि जैसे जैसे हम कंपोनेंट्स ऐड करते जा रहे हैं, उसी तरह से हमारे पास थोड़ी-सी स्क्वेयर शेप बन रही है, ठीक है? लेकिन ऑफ़ कोर्स हमें प्रॉपर या कंप्लीट स्क्वेयर शेप बनाने के लिए इनफ़िनिट कंपोनेंट की ज़रूरत है, ठीक है? ये अब हमारे पास यहाँ पे हमें कुछ रिपल्स नज़र आ रही हैं, ठीक है? ये हमारे पास जो हाई एम्पलीट्यूड है उसमें कुछ रिपल्स हैं, और कुछ जो नेगेटिव एम्पलीट्यूड है या जो अ, ज़ी लेसर एम्पलीट्यूड है उसमें भी हमारे पास कुछ रिपल्स हैं। ये रिपल्स बेसिकली आते हैं जब साइन वेव के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स ऐड होते हैं, ठीक है? अब हमें बेसिकली इनफ़िनिट कंपोनेंट्स चाहिए इन रिपल्स को कंप्लीटली एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है? लेकिन जब तक फिनिट अमाउंट ऑफ कंपोनेंट्स रहेंगे, तब तक हमारे पास ये रिपल्स हाई एम्पलीट्यूड में और लो एम्पलीट्यूड में दोनों में ये आते रहेंगे, ठीक है? अच्छा जी, और इस टास्क में अच्छा ठीक है, ट्यूटोरियल हमारा यहाँ तक था, लेकिन आप लोगों ने जैसे जब ये ट्यूटोरियल आप इम्प्लीमेंट करोगे तो बेसिकली ये ऑब्जर्वेशंस के नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऐड हम करते जाएंगे, तो हमारी रिजल्टेंट साइन वेव पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है? शेप पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और उसके अलावा इन रिपल्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा,
ये ऑब्जर्वेशंस आप लोगों ने अपने पास नोट करनी है और ये मतलब ये जो है ये पार्ट होगा आपकी सबमिशन का। तो दीज शुड बी सबमिटेड, दीज ऑब्जर्वेशन शुड बी सबमिटेड। अच्छा, उसके बाद आप लोगों का जो है ना वो टास्क शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आप बेसिकली इस वीडियो को पॉज़ करोगे और यू शुड स्टार्ट डूइंग योर टास्क। और उसमें आप लोगों ने करना यूँ है कि जो एक फिगर 3.3 में एक स्क्वायर वेव गिवन है उसकी पहले तो फोरियर सीरीज़ डिराइव करनी है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू द टी नॉट्स वैल्यू जो भी उसमें आपको गिवन है आपके मैनुअल में। उस टी नॉट के लिहाज से आप उस फोरियर सीरीज़ को डिराइव करोगे, एफ ऑफ टी का एक्सप्रेशन निकालोगे और उस एफ ऑफ टी के एक्सप्रेशन के हिसाब से अपना सिमुलिंक मॉडल डेवलप करोगे, ठीक है? ये जो सिमुलिंक मॉडल यहाँ पर आपके सामने डेवलप्ड है, ये बेसिकली ट्यूटोरियल का सिमुलिंक मॉडल डेवलप्ड है। लेकिन वो लगभग कुछ इसी तरह का होगा, डिपेंड करता है कि आपके एफ ऑफ टी में कंपोनेंट्स क्या आते हैं। तो आप लोगों ने ट्यूटोरियल जो है ना, सॉरी टास्क 1 वो इस तरह से डेवलप करना है, ठीक है? तो अच्छा टास्क ये जो मैंने आपको जैसे बताया कि ये वाली जो आपके पास स्कोप का जो डिस्प्ले आएगा उसको देखकर कुछ ऑब्जर्वेशंस तो आपने रिकॉर्ड करनी है। वो ऑब्जर्वेशंस तो बेसिकली आपके ट्यूटोरियल का पार्ट होंगी, मतलब ट्यूटोरियल का पार्ट होने का मतलब ये है कि आप लोगों ने वो परफॉर्मेंस में सबमिट करनी है। लेकिन जो टास्क है ना उसमें मेनली 2 चीज़ें हैं टास्क नंबर 1 में आपने जो सबमिट करानी है। एक तो जो फोरियर सीरीज़ आप इवैल्यूएट करोगे वो, और साथ ही साथ फिर उसका सिमुलिंक का मॉडल, सिमुलिंक का ब्लॉक या साइन वेव सेटिंग्स या जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, व्हाटएवर यू कैन थिंक ऑफ, वो आप लोगों ने सिमुलिंक के मॉडल में वो चीज़ें सबमिट करानी है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हम आते हैं ट्यूटोरियल नंबर 2 की तरफ और उसके लिए हमें फिर थोड़ा-सा समझना पड़ेगा अ, पेपर के ऊपर। तो मैं थोड़ा-सा इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेती हूँ ताकि उसमें समझने वाली चीज़ें आपको मैं बता सकूँ। अच्छा, ट्यूटोरियल नंबर 2 इज़ बेसिकली अबाउट ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है? हम लोगों ने किया इसमें ये है कि हम लोगों ने एक आरसी सर्किट लिया है, ठीक है? यहाँ पर हम उसकी इनपुट पे हम सिग्नल एफ ऑफ टी एक अप्लाई करेंगे, ठीक है? व्हिच विल बी पीरियोडिक सिग्नल, ठीक है? उसके यहाँ साइन या कोसाइन अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है? और इसके आउटपुट पे हम चेक करेंगे कि हमें क्या, यहाँ पे हमारी आउटपुट चेक होगी कि हमें क्या मिलता है, ठीक है? आरसी सर्किट ये जो बना है हमारे पास, दिस इज़ बेसिकली एन एलटीआई सिस्टम। तो हम एक्सपेक्ट ये करेंगे कि अगर एफ ऑफ टी एक पीरियोडिक सिग्नल है या उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा या एफ, अगर ठीक है, दोनों में से कोई भी लीनियर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी देख सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी देख सकते हैं। तो हमारे पास आउटपुट पे एक्चुअली वही फ्रीक्वेंसी अपीयर होनी चाहिए। द आउटपुट माइट हैव डिफरेंट एम्पलीट्यूड और फेज बट इट मस्ट हैव सेम फ्रीक्वेंसी एज द इनपुट सिग्नल हैज़, ठीक है? ओके, तो ये हमारे पास एक आरसी सिग्नल है और उस आरसी सिग्नल की को अगर हम इक्वेशन लिखें इसकी जो कि आपको लिखनी आती है बिकॉज़ आप मतलब एलसीएम में आप लोगों ने पढ़ा होगा। केवीएल लगाकर अगर हम इसकी इक्वेशन लिखें तो हमारे पास कुछ अच्छा आउटपुट को y ऑफ t के साथ एक्सप्रेस किया गया है, ठीक है? तो हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बनती है और ये यहाँ पर इक्वेशन 3.9 में आपको गिवन भी है, एफ ऑफ टी इज़ इनपुट वोल्टेज, ठीक है? तो अब वाई ऑफ टी की जगह जब हम मतलब आउटपुट सिग्नल डालेंगे यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन डालेंगे, दिस इज़ अवेलेबल ऑन ट्यूटोरियल कि एफ ऑफ टी बेसिकली हमारे पास एक अगर कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल हो विच इज़ डिफाइंड एज जे ओमेगा नॉट। ठीक है, ओमेगा नॉट का मतलब है कि हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं और इसका एम्पलीट्यूड आपको नज़र आ रहा है कि 1 है, इसका फेज़ 0 है। तो आउटपुट का जो एम्पलीट्यूड होगा दैट विल टोटली बी डिपेंडेंट ऑन द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम एंड दैट आउटपुट विल बी गिवन थ्रू दिस एक्सप्रेशन, ठीक है? अज्यूमिंग कि अभी उसके हम फेज़ की बात नहीं कर रहे, ठीक है? तो ये दोनों चीज़ें हम प्लग इन करेंगे इस इक्वेशन में और यहाँ से हमारे पास फिर ट्रांसफर फंक्शन का एक्सप्रेशन आ जाएगा दैट वुड बी लाइक दिस।
और अगर हम अब इस पे रैशनलाइजेशन अप्लाई करें, रैशनलाइजेशन का मतलब ये है कि अम, अगर आप उसको इस फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, तो अब आपके पास इवेंचुअली इसको हम एक कॉम्प्लेक्स तो में तो ये ऑलरेडी है, लेकिन आर एंगल थीटा के फॉर्म में इसको इवैल्यूएट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ट्रांसफर फंक्शन इटसेल्फ मौजूद है, लेकिन अगर हम लोगों ने इसको आर एंगल थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम रैशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोगों ने करना यूँ है कि ये जो ये जो हम लोगों ने आरसी सर्किट है, इसको सिमुलिंक मॉडल में एक्सप्रेस इसका सिमुलिंक मॉडल बनाना है हम लोगों ने। उसको हम देंगे मुख्तलिफ वैल्यूज़ की, वो सिर्फ फ्रीक्वेंसीज़ की वैल्यूज़ की इनपुट देंगे और फिर हम आउटपुट उसकी चेक करेंगे और फिर हम देखेंगे कि मुख्तलिफ आउटपुट पे पहले तो हमने ये चेक करना है कि क्या फ्रीक्वेंसी सेम रहती है कि नहीं, और दूसरी बात ये कि एम्पलीट्यूड पे किस तरह का फ़र्क पड़ता है, ये किस तरह का एक फ़िल्टर है। या अगर हम फ्रीक्वेंसीज़ की लो वैल्यूज़ दें तब आउटपुट कैसी आती है, अगर फ्रीक्वेंसीज़ की हम हाई वैल्यूज़ दें तब हमारे पास आउटपुट कैसे आती है। अच्छा, अब ये चेक करने के लिए हमें यहाँ पे हम लोगों ने एक मॉडल बनाना है, ठीक है? और अच्छा जी, अब मॉडल में बेसिकली चूँकि सिमुलिंक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मेनली नहीं है, तो उसको कंपैटिबल बनाने के लिए कुछ ऐसी की चीज़ें हैं जो कि अम, हमें थोड़ी-सी ज़्यादा चाहिए होती हैं, ठीक है? मसलन अगर आप साइन वेव के ब्लॉक को देखो, तो इसकी बेसिकली एक ही इनपुट है, ठीक है? लेकिन अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात करें, तो उसमें हमें पाथ कंप्लीट करना होता है, ठीक है? तो उस पाथ को कंप्लीट करने के लिए फिर इस साइन वेव को हम लोगों ने एक रिजल्टेंट वोल्टेज में कन्वर्ट करना है, ताकि उसको वोल्टेज सोर्स के तौर पे किसी भी सर्किट में इस्तेमाल किया जा सके। तो अगर हम लोगों ने किसी भी इनपुट सिग्नल को जो कि अपैरेंटली एक ही आउटपुट के साथ अवेलेबल है, ठीक है? जिसमें मतलब पाथ कंप्लीट नहीं हम कर सकते, तो उसको जब हम लोगों ने वोल्टेज या एक रियल सिग्नल के तौर पे इस्तेमाल करना है, तो वहाँ पर कंट्रोल वोल्टेज सोर्स अप्लाई होगी, ठीक है? ये अब उसके मुकाबले में जो वोल्टेज मेजरमेंट है, वो भी बिल्कुल इस तरह की चीज़ है। स्कोप में बिल्कुल एक इनपुट है। ठीक है ना? लेकिन हम अब जब एक्चुअली स्कोप देखें तो उसमें ग्राउंड भी होता है। तो वो जो ग्राउंड का फैक्टर है, वो चूँकि इस स्कोप में मिसिंग है, तो हम एक वोल्टेज मेजरमेंट का ब्लॉक यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अम, स्कोप को सक्सेसफुली यूज़ कर सकें। ठीक है, उसके अलावा एक ग्राउंड है और उसके अलावा ये पावर जीयूआई की एक का ये ब्लॉक है जो कि ये बताता है कि इस सिग्नल को बेसिकली हम लोगों ने कंटिन्यूअस डोमेन में रन करना है। ठीक हो गया? अच्छा, अब आप लोगों ने करना यूँ है कि अगर इसको आप फ़ॉलो करो जो कि आपके पास ये गिवन है ट्यूटोरियल में स्टेप्स, तो सीरीज़ आरएलसी ब्रांच है, ठीक है? मैंने किया यूँ है कि इस सीरीज़ आरएलसी ब्रांच है, जो ब्रांच टाइप सेलेक्ट की है वो आर सेलेक्ट की है और उसकी जो वैल्यू इनपुट की है दैट इज़ 500 ओम्स। तो अगर जब आप इसको ओके करोगे, तो आपको ये सीरीज़ आरएलसी ब्रांच बेसिकली रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, ये जो मेरे पास ब्रांच है सीरीज़ आरएलसी ब्रांच, जिसकी मैंने टाइप सेलेक्ट की है सी, आई वांट इट टू बी अ कैपेसिटर, और मैंने फ़िलहाल जैसे एक रैंडम कैपेसिटेंस इसमें एंटर की हुई है। आप लोगों ने 1 लिखने के बाद जो बाकी ये 3 वैल्यूज़ लिखनी है, जो कि मैंने फ़िलहाल 006 एंटर की हुई हैं। ये जब आप ये 3 वैल्यूज़ एंटर करोगे, तो ये आप लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के लिहाज से एंटर करनी है और ये आपके मैनुअल में मेंशन्ड है। ठीक हो गया? तुम्हारे पास ये सीरीज़ आरएलसी सर्किट बन गया। ये यहाँ पर इनपुट अप्लाइड है, कैपेसिटर के क्रॉस हम आउटपुट देख रहे हैं और वो जो सिग्नल है वो हम देखना चाहेंगे स्कोप के ऊपर। अच्छा जी, अब हमारे पास पेज नंबर 7 के ऊपर ये मेंशन्ड है कि हम लोगों ने जो इनपुट पे देनी है फ्रीक्वेंसी, पहले हम एक लो फ्रीक्वेंसी देना चाहेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर ओके 10 हम लोगों ने दी हुई है और सैंपल टाइम को फ़िलहाल हम 0 कर लेते हैं। इट्स ओके, हम अगर हमें सैंपल टाइम देने की ज़रूरत पड़ी तो हम देंगे। अच्छा जी, फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने दे दी 10 रेडियंस पर सेकंड और हम लोगों ने इसको रन करना है फॉर 2 सेकंड्स और ये हम लोगों ने किया प्ले। तो हमारे पास कुछ आ गया इस तरह का सिग्नल, ठीक है? ये इनपुट सिग्नल है और ये हमारे पास आउटपुट सिग्नल है। अब अगर आप इसमें यहाँ पे कर्सर्स लगाओ, इनपुट की तो फ्रीक्वेंसी हमें पता है बिकॉज़ हम लोगों ने वो साइन वेव से खुद ही सेटल की थी। लेकिन अगर आप यहाँ पे कर्सर्स लगाओ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आउटपुट की फ्रीक्वेंसी क्या है, एंड दैट वुड बी सिमिलर टू
इनपुट्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे आपको पता चलेगा कि बेसिकली यहाँ पे जो पहला हाफ साइकिल आ रहा है ना, वो थोड़ा-सा उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द साइकिल्स, ठीक है? अगर आप इसके ज़्यादा साइकिल्स डिस्प्ले करो, इस वक़्त तो हम लोगों ने सिर्फ़ 3 या लिटिल मोर देन 3 साइकिल्स डिस्प्ले किए हुए हैं। तो बेसिकली ये कि ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज होने में थोड़ा-सा टाइम लेता है, ठीक है? और उसके जब वन्स इट गेट्स चार्ज तो फिर उसके बाद जो भी इनपुट सिग्नल है वो उसका पैटर्न फ़ॉलो करेगा, ठीक है? उसका पैटर्न जो है वो यहाँ से फ़ॉलो करेगा, ठीक हो गया? तो हमारे पास ये आउटपुट मिलती है हमें। और अगर हम साइन वेव को ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे देखना चाहें, अ, हम इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर देते हैं 120 और इसका रनिंग क्योंकि अब हम ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, हम इतने ज़्यादा साइकिल्स तो नहीं देखना चाहेंगे। इसको रनिंग टाइम हम इसका कर देते हैं स्मॉल 0.2 और इसको हम जब प्ले किया तो हमें कुछ इस तरह की सूरत हाल मिली। अच्छा, अब आप ये नोट करोगे कि हम लोगों ने जो इनपुट अप्लाई की थी दैट वाज़ ऑफ एम्पलीट्यूड 1 मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 1 लेकिन उसके नतीजे में हमें हाई फ्रीक्वेंसी मतलब अप्लाई करने के बाद हमें जो आउटपुट सिग्नल मिला है, उसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है दैट इज़ समवेयर अराउंड 0.03 इसका मतलब ये है कि हाई फ्रीक्वेंसी को इस सिग्नल ने उस तरह से पास आउट नहीं किया या बहुत कम एम्पलीट्यूड के साथ पास आउट किया है। तो ये एक लो पास फ़िल्टर है बेसिकली जो कि लो फ्रीक्वेंसीज़ का एम्पलीट्यूड इतना अफ़ेक्ट नहीं करता लेकिन जैसे-जैसे आप इस सर्किट के को हाई फ्रीक्वेंसीज़ दोगे तो वैसे और अगर कैपेसिटर के क्रॉस आउटपुट लोगे तो आपको लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स मिलेंगे। तो आरसी फ़िल्टर बेसिकली एक लो पास फ़िल्टर है अगर कैपेसिटर के क्रॉस आउटपुट ली जाए। अच्छा जी, ये हमारा आज का ट्यूटोरियल था। फ्रीक्वेंसी ट्रांसफर फ़ंक्शन के हवाले से हम लोगों ने देखा बेसिकली ये कि अच्छा अब ये जो लो पास फ़िल्टर है या ये हाई पास फ़िल्टर है, ये बेसिकली डिटरमिन करता है इसका ट्रांसफर फ़ंक्शन। ठीक है? ट्रांसफर फ़ंक्शन की अच्छा क्योंकि कैपेसिटर के क्रॉस आउटपुट लिए तो ट्रांसफर फ़ंक्शन ऐसा निकला है। रजिस्टर के एक क्रॉस आउटपुट अगर हम लेते तो ट्रांसफर फ़ंक्शन डिफरेंट निकलता। तो इस ट्रांसफर फ़ंक्शन से बेसिकली हुआ यूँ है कि जैसे ना हम लोगों ने 10 रेडियंस पर सेकंड का इनपुट अप्लाई किया था। यहाँ पे हम लोगों ने 10 प्लग इन करेंगे, आर और सी की वैल्यूज़ डालेंगे तो हमें एच ओमेगा नॉट का कोई मैग्नीट्यूड ऑफ फेज़ मिलेगा, जो कि फिर आउटपुट पे अपीयर होगा। हम यहीं पर 120 डालेंगे तो हमें कुछ डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ फेज़ मिलेगा दैट मतलब अब 120 यहाँ पे प्लग इन करने के बाद अगर आप एच ओमेगा नॉट को कंप्यूट करो तो उस ओमेगा उस एच एट 120 रेडियंस पर सेकंड वो एक बहुत कम एम्पलीट्यूड देगा, ठीक है ना? बिकॉज़ वैसे भी डिनोमिनेटर में अपीयर हो रहा है। तो जो ट्रांसफर फ़ंक्शन है उसने ये किया कि बेसिकली इनपुट सिग्नल की जो भी एम्पलीट्यूड या फ़ेज़ है उसको एक मुख्तलिफ वैल्यू करके बेस्ड अपॉन इस ट्रांसफर फ़ंक्शन आउटपुट पे दिया लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी जो है सिग्नल की वो सेम रहती है। तो ये हम लोगों ने थोड़ा-सा ये इस चीज़ के बारे में सीखना है या ऑब्ज़र्व करना है। अच्छा जी, यहाँ पर आपका टास्क 2 शुरू हो जाएगा, ठीक है? उसके लिए फ़ोर ज़रूरी है कि आपको पहले ये वाला ट्यूटोरियल अच्छी तरीके से समझ आए और फिर आप टास्क नंबर 2 जो है वो यहाँ पे शुरू करें। और शायद आप लोगों को पता हो कि आप लोगों ने जो आज की लैब परफ़ॉर्मेंस है वो विदिन लैब टाइमिंग्स सबमिट करनी है। तो प्लीज़ अब आप लोग काम शुरू कर दें ताकि आप लोग टाइमली सबमिशन कर सकें, ठीक है? और एक्सपेरिमेंट्स की सबमिशन फिर आप लोगों की थोड़ी-सी लेट है बिफ़ोर नेक्स्ट लैब है। तो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं और प्लीज़ अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो डू लेट मी नो। अल्लाह हाफ़िज़।